नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। शराब घोटाले में सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट। सूत्रों के मुताबिक चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम शामिल नहीं। फिर महंगा हुआ गेहूं और आटा, 4 से 5% तक बढ़े दाम। साल भर में कीमतों में 15% तक उछाल। आज हुई राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ एफएम निर्मला सीतारमण की प्री बजट मीटिंग। छत्तीसगढ़ और राजस्थान ने रखी पुरानी पेंशन स्कीम का पैसा वापस करने की मांग। बिहार का सुझाव, सेस और सरचार्ज में भी मिले राज्यों को हिस्सा। हफ्ते के आखिरी दिन फ्लैट बंद हुआ बाजार। ऊपरी स्तर से 350 अंक नीचे से ज्यादा गिरा निफ्टी, लेकिन रियल्टी मेटल शेयर्स में रही तेजी। श्रद्धा मर्डर केस में आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट आज भी जारी। इधर मुंबई में श्रद्धा का फोन खोजने में जुटी पुलिस। आज फुटबॉल वर्ल्ड कप में 4 बड़े मुकाबले। सर्बिया से ब्राजील 2-0 से जीता। ईरान ने वेल्स को 2 गोल से दी मात। आज रात इक्वाडोर से भिड़ेगा नीदरलैंड्स। टोयोटा ने पेश की इनोवा का नया अवतार हाई क्रॉस। अगले साल जनवरी से आएगी बाजार में। 50,000 रुपए में बुकिंग शुरू। इनोवा क्रिस्टा की बिक्री भी रहेगी जारी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए एक अच्छी खबर है। शराब नीति घोटाले में सीबीआई ने कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दी है, लेकिन खास बात यह है कि इसमें डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का नाम शामिल नहीं है। सीबीआई ने चार्जशीट में 7 लोगों के नाम दिए हैं। इसमें 2 सरकारी कर्मचारी शामिल हैं, लेकिन सीबीआई के सूत्र बता रहे हैं कि फिलहाल ये नहीं मानना चाहिए कि मनीष सिसोदिया को पूरी तरह क्लीन चिट मिल गई है। सिसोदिया के खिलाफ जांच अभी जारी रहेगी। और आइए आपको सुनाते हैं इस पर मनीष सिसोदिया ने क्या कहा है। आखिरकार ये समझ में आया आज सीबीआई की चार्जशीट से कि मनीष सिसोदिया को तो झूठा ही बदनाम किया जा रहा था, कहीं कोई घोटाला हुआ ही नहीं है। आज सीबीआई की चार्जशीट से समझ में आ गया कि दिल्ली में कोई शराब घोटाला नहीं हुआ और बाकी चीजें अब कोर्ट में सिद्ध हो जाएंगी। तो ये भारतीय जनता पार्टी को मैं कहना चाहता हूं कि आपने अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना जी और अपने चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार के थ्रू जो फर्जी रिपोर्ट बनाई, जो झूठी रिपोर्ट्स दिल्ली की चुनी हुई सरकार को बदनाम करने के लिए और दिल्ली की चुनी हुई सरकार के खिलाफ साजिश करते हुए बनवाई आपने अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर से और अपने सीएस से। अब क्या आप अपने सीएस के खिलाफ और अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिलाफ कार्रवाई करोगे? और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के ट्रेड विंग के प्रदेश सचिव संदीप भारद्वाज ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। संदीप राजौरी गार्डन के रहने वाले थे और भारद्वाज मार्बल्स के मालिक थे। इसे लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है। बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि उनके हिसाब से संदीप भारद्वाज ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उनका मर्डर हुआ है। मनोज तिवारी के मुताबिक संदीप एमसीडी चुनाव में टिकट के दावेदार थे और उनसे टिकट के नाम पर मोटा पैसा लिया गया था, लेकिन टिकट किसी और को दे दिया गया। उन्हें आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया। ये आत्महत्या नहीं, हत्या है। उस जगह से जिनको टिकट दिया गया आम आदमी पार्टी के द्वारा, वो पैसे पर टिकट बेच दिया गया। हम चाहते हैं कि इस केस में एक उच्च स्तरीय जांच हो, न्यायिक जांच हो, जिस स्तर पे भी जांच हो। संदीप भारद्वाज की हत्या के तह में जाना पड़ेगा दिल्ली को। और मनीष सिसोदिया ने बीजेपी के इस आरोप पर जवाब दिया है। उन्होंने इस घटना को दुखद बताते हुए कहा कि इस घटना को चुनावी टिकट से नहीं जोड़ सकते। उन्होंने कहा कि एक तरह से मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल को धमकी दी है, जिससे साफ होता है कि बीजेपी केजरीवाल की हत्या करवाने की साजिश भी कर रही है। बहुत दुखद है। संदीप जी मेरे भी करीबी थे और ट्रेड विंग में काफ़ी अहम भूमिका निभाते थे, लेकिन इस तरह से टिकट से नहीं जोड़ सकते इसको, ये गलत कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल देश में एक बहुत लोकप्रिय नेता हैं। वो एक काम करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। लोग उनको इस रूप में देखते हैं कि ये व्यक्ति जो कहता है वो करके दिखाता है। इसकी राजनीति में
चोरी चकारी की गुंजाइश नहीं है, धोखा देने की गुंजाइश नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति जनता के भरोसे की राजनीति है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब अपने निम्नतम स्तर पर उतर के उनकी हत्या कराने की साजिश कर रही है। बीजेपी ने एमसीडी चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी ने घोषणा पत्र में युवाओं को 1 लाख स्वरोजगार के अवसर देने का वादा किया है। इसके अलावा सभी झुग्गी झोपड़ी निवासियों को पक्के मकान दिए जाएंगे। 2027 तक हर जोन में मल्टी लेवल पार्किंग का वादा किया गया है। छात्रों की सुरक्षा के लिए सभी स्कूलों में सीसीटीवी लगाए जाएंगे और 5वीं की मेधावी छात्राओं को मुफ्त साइकिल दी जाएगी। बीजेपी ने सभी पार्कों में 1000 छठ घाट और वाटर बॉडीज बनाने का वादा किया है। बीजेपी सभी साप्ताहिक बाजारों को नियमित करने का वादा भी कर रही है। हमारा जो परफॉर्मेंस रहा नगर निगमों का, उसमें जो बाधाएं लाने की कोशिश की आम आदमी पार्टी ने, उसको भी हम पूरी तरीके से जवाब जनता देगी और आगे आने वाली 4 तारीख को इन संकल्पों के साथ भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जाएगी और पुनः एक बार पूर्ण बहुमत के साथ जनता की सेवा करेगी, ऐसा हमारा पक्का विश्वास है। और अब बात करते हैं गुजरात के चुनावी दंगल की। और गुजरात में चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही है और चुनावी पारा चढ़ता जा रहा है। राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेता धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। गुजरात चुनाव पर ज्यादा अपडेट के लिए अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं केतन जोशी। तो केतन, बताएं इस वक्त आप कहाँ हैं और आज का क्या रहा लबुलबा प्रचार का? केतन से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे दोबारा। गुजरात में आज धुआंधार रैलियां हुई हैं। भगवंत मान और बीजेपी की तरफ से अमित शाह, ये 2 सबसे बड़े प्रचारक आज गुजरात के चुनाव मैदान में प्रचार कर रहे थे। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से भी शक्ति सिंह गोहिल और साथ ही राजीव शुक्ला आज प्रचार मैदान में थे। कल तक प्रधानमंत्री खुद गुजरात में प्रचार कर रहे थे। और अब एक बार फिर से चलते हैं केतन जोशी के पास। केतन, बताएं क्या रहा आज के चुनाव प्रचार में? अमित शाह की सभा कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। मैं कैमरामैन को बोलूंगा कि यहाँ के दृश्य दिखाई, देखिए कितनी भीड़ यहाँ उमटी है। अभी अमित शाह को आने में थोड़ा वक्त है, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ शायद ही अहमदाबाद में कोई सभा में देखी हो। अब धीरे धीरे हम कह सकते हैं कि चुनावी सरगर्मियां तेज हो रही है और आज पूरे दिन 4 सभा करके अमित शाह यहाँ आने वाले हैं। ये उनकी आखिरी सभा होगी आज के दिन की, लेकिन 27 तारीख को फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोर्चा संभाल लेंगे और पूरी की पूरी जनसभा है। कम से कम 4 जनसभा करेंगे। कल आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल है, वो सौराष्ट्र में सभाएं करने वाले हैं। कांग्रेस के कोई बड़े चेहरा का अभी नाम नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि भाजपा का कितना बड़ा हुजूम यहाँ उमटा है। और पूरी की पूरी आप देखिए कि लोग यहाँ पर, पहले एक लोक डायरा अभी जारी है। लोक गायक यहाँ पर विजय सुवाड़ा करके है, वो काफी फेमस है। अमित शाह के आने से पहले वो यहाँ पर एक सभा बांध रहे हैं। लेकिन हम कह सकते हैं कि गुजरात चुनाव में अब मौका है कि धीरे धीरे लोग नेताओं को सुनने के लिए भी आ रहे हैं। 1 तारीख को चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन राजनीतिक गतिविधियां गुजरात में तेज हो गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका केतन। तो ये आपने देखा नज़ारा, ये अहमदाबाद से सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां अमित शाह की आज दिन की आखिरी सभा वहां पर होनी है और सभा से पहले किस तरह की तैयारी चल रही थी। 1 और 5 दिसंबर को गुजरात विधानसभा के लिए मतदान होना है, लेकिन सरकारी कर्मचारी जो मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे उन्हें उस वक्त मतदान का मौका शायद ना मिले, इसलिए उनके लिए अभी मतदान की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे ही एक मतदान केंद्र का जायजा लिया हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। वैसे तो गुजरात विधानसभा का चुनाव मतदान है वो 1 और 5 दिसंबर को होना है, लेकिन अभी से
बैलेट पेपर से वोटिंग है वो जारी है, खासकर सरकारी कर्मचारियों के लिए जो इस पूरी प्रक्रिया में शामिल रहने वाले हैं। इस वक्त हम अहमदाबाद के पुलिस हेडक्वार्टर में मौजूद है और यहाँ पुलिसकर्मी है वो अपना वोट दे रहे हैं। कल भी ये प्रक्रिया जारी रहेगी और पूरे गुजरात में अगले 2 दिन में चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, खासकर सरकारी कर्मचारियों के लिए जो कि चुनाव में पूरे शामिल रहेंगे। उस दिन शायद उनको टाइम नहीं रहता है, इसलिए ये सालों से एक प्रक्रिया आ रही है। वैसे तो ईवीएम से वोटिंग की जाती है, लेकिन सरकारी कर्मियों के लिए खास तौर पर बैलेट पेपर से ही यहाँ पर पूरा का पूरा है मतदान जारी है और फिर अलग अलग जगह पर उनको भेज दिया जाएगा। जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ से उनको उनके बैलेट पेपर को भेज दिया जाएगा और 8 दिसंबर को जब मतदान गिनती शुरू होगी तो सबसे पहले बैलेट पेपर से ही ये गिनती शुरू होगी, बाद में ईवीएम मशीन को खोला जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि गुजरात में चुनाव प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। केतन जोशी, अहमदाबाद। और अब रुख करते हैं दूसरी खबरों का। गेहूं और आटा एक बार फिर महंगा हो गया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 1 महीने में गेहूं 5% और आटा 4% महंगा हुआ है। डिटेल के लिए चलते हमारे सहयोगी असीम मनचंदा के पास। असीम, बताएं ये महंगाई की मार में एक और इंक्रीमेंट। देखिए, गेहूं और आटे की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी जो देखने को मिल रही है। 1 महीने की बात करूं तो गेहूं की कीमतों में 5% की बढ़ोतरी, आटे की कीमतों में 4% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। लेकिन वहीं मैं अगर 1 साल की बात करूं तो गेहूं की कीमतों में 15% की बढ़ोतरी और आटे की कीमतों में 23% की बढ़ोतरी जो मिली है। तो खासतौर पर भी सरकार इसको मॉनिटर जो है वो कर रही है। सरकार की तरफ से हम कोई खास कदम आता हो जो नहीं देख सकते हैं, क्योंकि सरकार बड़ी मुश्किल से बफर स्टॉक के नियमों को पूरा जो है कर पा रही है। तो ओपन मार्केट सेल्स को आप यहाँ पे पूरी तरह से रूल आउट कर दीजिए कि सरकार ओपन मार्केट सेल जो है वो नहीं करेगी गेहूं का। अब बाकी स्टेप सरकार इसको लेकर के क्या ले सकती है, खासतौर पर एक तो ये तक हो सकता है कि सरकार स्टॉक लिमिट जो है वो लगा सकती है। दूसरा, सरकार जो है गेहूं पे इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो कम कर सकती है। तो गेहूं पर अगले हफ्ते इंटरमिनिस्ट्रियल कमेटी की बैठक जो होने वाली है, जो इस पूरे दामों की समीक्षा जो है वो करेगी। तो उसकी तरफ से हमको कोई स्टेप्स जो आते हुए जो है वो देख सकते हैं। अभी सरकार ने कोई क्लैरिटी जो है इसको लेकर के नहीं दी है कि क्या स्टेप जो है लगाएगी। सरकार ने कहा है कि हम वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि कितने प्राइस बढ़ते हैं, क्योंकि अभी नई फसल आने में भी टाइम है। नई फसल जो है आगे चल करके मार्च और अप्रैल में आएगी, तब तक दाम जो है और भी जो है बढ़ सकते हैं या आपको बढ़ते हुए जो है वो दिखाई देंगे। तब देखना होगा कि सरकार इसको लेकर के क्या कदम जो उठाने जा रही है। शुक्रिया असीम। और राज्यों ने बजट में केंद्रीय योजनाओं में जो आर्थिक सहायता मिलती है उसको बढ़ाने की मांग की है। साथ ही कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन भी मांगा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ आज प्री बजट मीटिंग में सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हुए। छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे राज्यों ने केंद्र से पुरानी पेंशन स्कीम का पैसा वापस लौटाने की मांग की है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि कोयला और आयरन ओर जैसे खनिज पर अलग अलग ग्रेड के हिसाब से रॉयल्टी फिक्स होनी चाहिए और बकाया जीएसटी का भुगतान जल्दी होना चाहिए। वहीं बिहार ने सेस और सरचार्ज का पुल का हिस्सा बनाने की मांग की है ताकि वो बढ़ सके। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में बिहार के वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्रीय योजनाओं को लागू करने पर राज्यों पर बोझ बढ़ रहा है, इसमें केंद्र को आर्थिक मदद बढ़ानी चाहिए। ने कहा है कि भाई आप पिछले समय का वित्तीय प्रबंधन देख लीजिए और नहीं तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में जो व्यवस्था थी उस तरह का लागू कर दीजिए, क्योंकि 90-10 से शुरू हुआ, फिर 75-25 पे आया, 60-40 पे आया, 50-50 हो गया। तो राज्यों पर तो अतिरिक्त बोझ पड़ ही रहा है। ये और तो सेस और सरचार्ज को लेकर आपने क्या मांग करी? उसको हम लोग ने कहा है कि डिविजिबल या तो डिविजिबल पूल में डालिए या 40-50 वर्ष से सेस चल रहा है उसको ड्यूटी या टैक्स का पार्ट बना दिया। महंगाई और रोजगार को लेकर भी कोई बातचीत हुई है सर? अभी महंगाई का तो नियंत्रण में रहना चाहिए, महंगाई नियंत्रण में रहना चाहिए, नहीं तो हम लोगों का फिस्कल डेफिसिट जो है 3% से 4% तक जाने की इजाजत चाहिए। और अब बात करते हैं मार्केट की। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार आज दायरे में कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। सेंसेक्स 21 पॉइंट चढ़कर 62,294 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में ऊपरी स्तरों से 350 पॉइंट्स से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। निफ्टी 29 पॉइंट चढ़कर 18,513 पर बंद हुआ है। स्मॉल कैप मिड कैप शेयरों में खरीदारी रही। वहीं आज के बाजार में सबसे ज़्यादा तेजी रियल्टी मेटल शेयरों में देखने को मिली। वहीं पावर बैंकिंग शेयरों में हल्की बिकवाली भी देखने को मिली।
और भारतीय बाजार ने आउट परफॉर्म किया, ऐसा कहना है हीलियस इंडिया के सीईओ दिनशॉ ईरानी का। उनके अनुसार दुनिया में भारतीय बाजारों का बोलबाला है, जो कि आगे आने वाले सालों में और बढ़ने का अनुमान है। इंडिया ऑलरेडी काफी आउट परफॉर्म कर चुका है, एब्सोल्यूट में परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन रिलेटिव जो आउट परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छा हुआ है इंडिया का, और वो हमें लगता है कि चालू ही रहेगा। लेकिन अभी आप ये देखिए कि अगर जो दूसरे बाजार जो दुनिया के गिर रहे हैं, तो आउट परफॉर्मेंस का मतलब ये होता है कि हम या तो फ्लैट रहेंगे या थोड़े कम गिरेंगे। लेकिन अभी यही हमें लग रहा है कि अगर जो इंडिया को अगर यहाँ से अगर जो चलना है, तो दुनिया के बाजार स्टेबल होने चाहिए। और हमें एक्चुअली एक दिमाग में हमारे तो ये क्लियर है कि इंडिया का औहदा अभी दुनिया के चनी ऊपर के बाजारों में रहेगा, और इंडिया इग्नोर नहीं हो सकता अभी आगे चल के। तो इसलिए हमें लग रहा है कि यहाँ से इंडिया का ग्रोथ, जैसे हम पहले भी बोले आए हैं कि जीडीपी ग्रोथ प्रॉब्ली पिछले 4-5 सालों के लिए, जो हमें लगता है कंजर्वेटिव है हमारा एस्टिमेट 4-5 साल का, उन्हें तो ज्यादा ही लग रहा है, लेकिन 4-5 सालों के लिए इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहेगा। और इस बार बजट वित्त मंत्री के लिए कितनी बड़ी चुनौती है और क्या होना चाहिए बजट में, आज आवाज अड्डा में इसी पर बड़ी चर्चा हुई शाम 7:57 पर। मंदी की आहट के बीच कई कंपनियों में छटनी का दौर जारी है। ऐसे में अगर एक टैक्स पेयर की नौकरी चली जाती है और वो फ्रीलांस काम शुरू करता है, वो भी 20 साल में, तो इन हालात में उसकी टैक्स देनदारी क्या होगी, कैसे बनेगी, जानने के लिए लक्ष्मण राय और टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा के पास। पहली बात तो ये होती है कि मान लिया कारोबारी साल के बीच में ही हमने किसी ने नौकरी की छटनी हो गई, नौकरी छोड़नी पड़ गई, तो उनके ऊपर टैक्स की देनदारी क्या बनेगी अगर वो बाकी के साल में आमदनी का कोई स्रोत नहीं रहता है तो। ठीक है, तो देखिए अगर नौकरी सपोज कीजिए आपने अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है और आपने अगस्त तक नौकरी की है और अगस्त के बाद आपकी सितंबर ऑनवर्ड्स आपके पास नौकरी नहीं है, तो आप अप्रैल से अगस्त तक की अपनी जो इनकम है वो डिक्लेयर करेंगे। उसी में आपकी जो डिडक्शंस हैं, आपको कुछ डिडक्शंस ऐसी होती हैं जो आपको नॉर्मली मिलती हैं, जैसे 80C 80D, वो आप पूरी की पूरी क्लेम कर सकते हैं अगर आप उसमें इन्वेस्ट या एक्सपेंस जो भी है वो कर रहे हैं। कुछ डिडक्शंस ऐसी होती हैं या एग्जेम्पशंस ऐसी होती हैं जो आपकी मंथ के हिसाब से लिंक्ड होती हैं, जैसे HRA है, 80GG का बेनिफिट है, और ऐसी चीजें वो आपको उन्हीं हिसाब से मिलेगी जितने महीने आपने काम किया है, उस हिसाब से आपको उसकी डिडक्शन मिलेगी या एग्जेम्पशन मिलेगी। तो बाकी का साल जो आपने नौकरी नहीं की है और उसमें आपकी कोई भी और इनकम नहीं है, तो वहां से आपको कुछ भी इंक्लूड अपनी इनकम में करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने कुछ कमाई तो की नहीं है। अब एक हालात ये बनता है कि नौकरी एक जगह से छोड़ दी या फिर छोड़ना पड़ा, जैसे भी जिस हालात में हो, लेकिन दूसरी जगह हमने नौकरी की। अब दूसरी जगह हमने नौकरी की है तो पहली जगह हम पेरोल पे थे, दूसरी जगह हम कॉन्ट्रैक्ट पे हैं या फिर कंसल्टेंसी के रूप में है, तो वहां पे किस तरह से टैक्स कैलकुलेशन होगा? तो देखिए जो कंसल्टेंसी का टैक्स होता है वो थोड़ा डिफरेंट कैलकुलेशन के हिसाब से होता है। कंसल्टेंसी को हम बिजनेस प्रोफेशन मानते हैं, यानी कि कंसल्टेंसी अगर आप दे रहे हैं या आप फ्रीलांस कर रहे हैं या आप किसी कंपनी में एम्प्लॉय की जगह कंसल्टेंट के तौर पे गए हैं, तो आपका जो TDS है एक तो वो आपका फ्लैट 10% पे कटता है। तो आपको बेसिकली उसमें अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना होता है, जिसमें आप अपने सारे खर्चे बुक कर सकते हैं। जो भी बैलेंस बचेगा टैक्स का, या वो 10% से कम होगा या 10% से ज़्यादा होगा। 10% से कम होगा तो आपको रिफंड आ जाएगा, 10% से ज़्यादा होगा तो आपको एडिशनल पे करना होगा। और यही बात करें, जैसे आपने पूछा कि वो एज एन एम्प्लॉय ही चले गए, पहले भी एज एन एम्प्लॉय थे, नौकरी चेंज करी। मैं रोकूंगा आपको कि अगर कंसल्टेंसी में जा रहे हैं तो मान लिया जाए अप्रैल से नौकरी पेरोल पे थे, सितंबर तक पेरोल पे थे, अक्टूबर से कंसल्टेंसी पे जा रहे हैं, तो दो अलग अलग तरीके टैक्स कैलकुलेशन होगा। जब पेरोल पे है उसका अलग होगा, कंसल्टेंसी का अलग होगा। बिल्कुल, दोनों अलग होगा। आपका जो सैलरी का भरना पड़ेगा, नहीं एक ही ITR में भरना पड़ेगा, लेकिन दो तरह से दिखाना पड़ेगा। एक इनकम फ्रॉम सैलरी दिखानी पड़ेगी, एक इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन दिखानी पड़ेगी। तो दो तरह की इनकम दिखानी पड़ेगी, लेकिन फॉर्म एक ही होगा, फॉर्म दो नहीं होंगे, लेकिन आपका कैलकुलेशन बदल जाएगा। बिल्कुल। अब एक हालात ये बनता है जो आप कहना चाह रही थी कि नौकरी बदल ली है या फिर वहां से छोड़ना पड़ा और दूसरी जगह नौकरी मिल गई है, ऐसे केस में किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? तो देखिए, अगर आपने नौकरी कर रहे थे, एज एन एम्प्लॉय काम कर रहे थे और दूसरी कंपनी में भी आप एज एन एम्प्लॉय गए हैं, तो इसमें दो चीजें हो सकती हैं। पहली तो ये है कि आपने अपने नए एम्प्लॉयर को अपनी प्रीवियस एम्प्लॉयर की जो आपकी इनकम आई है, जो सैलरी आई है, वो सारी आपने डिक्लेयर
डिक्लेयर कर दी तो जो आपका नया एम्प्लॉयर है वो उस सैलरी को इंक्लूड करके उस हिसाब से आपका टीडीएस काट लेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम बताना नहीं चाहते कि पिछले एम्प्लॉयर से हमें कितनी सैलरी मिल रही थी और हम डिक्लेयर नहीं करते हैं, तो उस केस में जो नया एम्प्लॉयर है वो अपने हिसाब से टीडीएस काटेगा। तो अब आपको मिलेंगे 2 फॉर्म 16, तो आपको दोनों फॉर्म 16 को मर्ज करना होगा और दोनों को कंबाइन करके आप अपनी रिटर्न भरेंगे। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जब 2 फॉर्म 16 आपको मिलेंगे तो हो सकता है कि आपको जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है या स्टैंडर्ड डिडक्शन है या ऐसे जो भी डिडक्शंस हैं वो 2-2 बार मिली होंगी, क्योंकि आपके प्रीवियस एम्प्लॉयर ने भी दी होगी, आपके नए एम्प्लॉयर ने भी दी होंगी, लेकिन आपको वो एक ही बार लेनी है, आप उसको 2 बार नहीं ले सकते। तो आपको 2 फॉर्म 16 मिलेंगे, दोनों को कंबाइन करके आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उपनिवेश काल में साजिश के तहत भारत के इतिहास के साथ खिलवाड़ किया गया है, लेकिन अब भारत इस मानसिकता को छोड़कर अपने सुनहरे अतीत के गौरव में प्रवेश कर चुका है। प्रधानमंत्री असम के वीर योद्धा लचित बोड़फुकन की 400वीं जयंती के मौके पर बोल रहे थे। लचित बोड़फुकन अहोम साम्राज्य के कमांडर थे और 1671 में सरायघाट युद्ध में मुगलों के आक्रमण को उन्होंने नाकाम किया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज़ादी के अमृत काल में लचित बोड़फुकन की 400वीं जयंती मनाना सौभाग्य की बात है। ये ऐतिहासिक अवसर असम के इतिहास का एक गौरवशाली अध्याय है। मैं भारत की अमर संस्कृति, अमर शौर्य और अमर अस्तित्व के इस पर्व पर इस महान परंपरा को प्रणाम करता हूं। आज देश गुलामी की मानसिकता को छोड़ अपनी विरासत पर गर्व करने के भाव से भरा हुआ है। और टोयोटा ने अपनी सबसे पॉपुलर कार इनोवा का नया अवतार पेश किया है। आज कंपनी ने भारत में हाई क्रॉस की मुंह दिखाई की। हाई क्रॉस अगले साल जनवरी से बाजार में आएगी। इनोवा हाई क्रॉस पेट्रोल और हाइब्रिड वर्जन में उपलब्ध होगी। हाई क्रॉस के पैनोरामिक सनरूफ, डुअल टोन क्लाइमेट कंट्रोल, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 9 स्पीकर, JBL ऑडियो सिस्टम और इस तरह के तमाम फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा ये 7 अलग कलर्स में अवेलेबल है। मॉडल के लिए बुकिंग आज से 50,000 रुपए में शुरू हो गई है। वन ऑफ द मोस्ट रिवर्ड MPVs ऑफ इंडिया इसे कहा जाता है। टोयोटा इनोवा भी इसके साथ ही जारी रहेगी। और अब एक अनोखी खबर, सऊदी अरब के शहर जिद्दा में बारिश से बुरा हाल है। 6 घंटे में औसत से 15 गुना ज्यादा बारिश हुई है। कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया है। बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में स्कूलों को बंद करना पड़ा है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि बिना किसी काम के बाहर ना जाएं। खबर है कि तेज बारिश से अभी तक 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है।